हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडेक्स फंड की जो कि रिसेंट मतलब 4-5-6 महीने हो गए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इस इंडेक्स फंड को लॉन्च किया था फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, राइट। ऑब्वियसली इंडेक्स तो पुराना है बट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली इसमें दिया एंड द नेम ऑफ द फंड इज निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अब इस फंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हमें लास्ट 3-4 महीने में। लॉट ऑफ पीपल डिमांडेड दिस वीडियो, ठीक है। तो आई थॉट कि थोड़ा टाइम दिया मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये NFO आया था तब भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था एंड तो आई थॉट कि लेट्स गिव सम मोर टाइम अंडरस्टैंड क्या कहते हैं इंडेक्स फंड कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कैसे ग्रो हो रहा है। तो थोड़ा बहुत तो आई गेव 3-4 मंथ्स टाइम ऑन इट एंड तो 2023 निकलने के बाद बेसिकली आई थॉट कि अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं डिटेल में कि ये फंड है कैसा और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो अपन लास्ट तक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सारा डेटा जो है हमारे ये फंडोमीटर जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उससे है, मतलब एटलीस्ट जो इंडेक्स का डेटा है और जो मतलब मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स का डेटा है और जो ओवरऑल डेटा है वो हमने NSE की वेबसाइट से भी काफ़ी सारा डेटा लिया है फ्रॉम द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, राइट। क्योंकि इंडेक्स फंड की जो है वो 5-6 महीने की परफॉर्मेंस है, एज आई सेड जुलाई में ही आया था वो फंड, ठीक है। तो समझते हैं पहले कि ये फंड है क्या। तो बेसिकली माइक्रो कैप 250 होता क्या है। तो फ्रॉम डेफिनेशन उनका हिसाब से जो निफ्टी के हिसाब से जो इंडेक्स बनाया गया वो इस हिसाब से बनाया गया कि ऐसे 250 स्टॉक इस इंडेक्स में होंगे जो निफ्टी 200 में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट कैप के हिसाब से उनकी रैंक होगी और जो निफ्टी 500, सॉरी निफ्टी 200 नहीं, निफ्टी 500 में वो स्टॉक्स नहीं है तो उसके अलावा जो 250 स्टॉक्स हैं तो वो इस इंडेक्स में होंगे। तो मोटा मोटा ऑफ कोर्स वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, बट अगर आप ये मान के चलो कि इंडिया की अगर मार्केट कैप के हिसाब से 500 फर्स्ट टू 750th रैंक का जो स्टॉक है वो आइडियली इस इंडेक्स में होना चाहिए। और ऑफ कोर्स देयर आर सम ये प्लस है माइनस है, इसकी वजह से होना चाहिए, इसकी वजह से, तो वो भी थोड़ा समझेंगे हम क्या क्या है। लेकिन ओवरऑल एक मोटा मोटा आपको समझना है कि इसमें पहले 500 सबसे बड़ी कंपनीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 250 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में है। तो अब रिस्क फैक्टर आपको समझ आ गया है कि माइक्रो कैप है ये, राइट। तो रिस्क इज मच मच हायर। अब हम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टिंग बोलते हैं कि भाई 10 ईयर होराइजन, राइट, इस बारे में बात करते हैं कि 8 to 10 ईयर होराइजन होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको वोलेटिलिटी समझनी चाहिए, राइट, इट्स वेरी रिस्की एंड ऑल दोज थिंग्स वी टॉक, राइट। अब ये उसका भी ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है, तो ये माइक्रो कैप है, ठीक है। तो वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज टिपिकली, राइट, आप मतलब टिपिकली मेरे ख्याल से 2 to 3,000 करोड़ से कम की कंपनियां या 5,000 करोड़ से तो फॉर श्योर कम की कंपनीज ही इस इंडेक्स में रहेंगी, राइट, मोटा मोटा अगर हम समझें तो, ठीक है। अब इसमें जैसा मैंने बोला कि इसका जो सिलेक्शन होता है वो फुल मार्केट कैप के हिसाब से होता है कि कौन सिलेक्ट होगा वो कंपनी की फुल मार्केट कैप के हिसाब से होता है। लेकिन जो इंडेक्स का वेट होता है कि अब उसको वेट कितना मिलेगा वो फ्री फ्लोट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस है कि सिलेक्शन इज फ्री पोर्टर कंप्लीट मार्केट कैप, बट जो वेट होगा वो फ्री फ्लोट, जिसका ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा उसका वेटेज उस इंडेक्स के फंड में। ऑब्वियसली 250 स्टॉक्स है तो सबका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वी विल टॉक अबाउट इट एज वेल, बट इस तरह से ये रहता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन इसमें जाता है, क्या कहते हैं, मतलब कौन इसमें, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं उनके कि एक तो इम्पैक्ट कॉस्ट 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसका प्राइस 1% से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर फंड है या कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है या कोई बड़ा HNI है, अगर उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसने, उसकी वजह से 1% से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट उसके प्राइस पे नहीं होना चाहिए। तो ये इनका एक क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बिकॉज छोटी कंपनीज में ये ज़्यादा होता है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट इन छोटी कंपनीज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। फिर फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेली टर्नओवर और एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लास्ट 6 महीने के डेटा देखते हैं और फिर उसके हिसाब से 1000 कंपनीज को बेसिकली ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, टॉप 1000 कंपनीज को, ठीक है। फिर उसमें से ही अलग अलग शॉर्टलिस्टिंग अलग अलग रहती है कि फ्री फ्लोट के हिसाब से एंड ऑल दिस के हिसाब से दे मतलब इसमें ये रहता है कि भाई निफ्टी
निफ्टी 500 में वो स्टॉक्स नहीं होने चाहिए तो वो हट जाते हैं, ठीक है। तो जो बाकी कंपनीज बचती हैं फिर उसको दे रैंक राइट ऑन फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और उसमें से भी फिर इनके क्राइटेरिया रहता है कि 90% का कंपनी जो है ट्रेड होनी चाहिए ट्रेडिंग डेज पे 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। और फिर कोई डीमर्जर नहीं होना चाहिए, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के ये सब चीज़ें भी इनके क्राइटेरियाज में रहता है और उसके बेसिस पे ये स्टॉक्स जो हैं ये सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो टिपिकली जैसा मैंने बोला, एक अगर मोटा मोटा सिंपल चीज़ें समझनी है, ये 500 फर्स्ट टू 750th कंपनी इन इंडिया का ये इंडेक्स है, ठीक है। तो 250 स्टॉक्स हैं इसमें। इंडेक्स जो है सेमी एनुअली 2 बार साल में रिव्यू होता है, ठीक है। एक जनवरी 31 की डेट होती है, ठीक है, और एक जुलाई 31 की डेट होती है। तो जुलाई 31 की कट ऑफ डेट के बाद वो रीबैलेंस होता है और जो भी चेंजेस आएंगे चेंज होते हैं, एंड देन अगस्त में बेसिकली वो चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। सिमिलरली फरवरी में बताई जाती है, ठीक है। और कंपल्सरीली एक्सक्लूजन होगा अगर वो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एडहॉक रिकॉन्स्टिट्यूशन रीबैलेंसिंग भी होती है, राइट, कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो गया या डीलिस्टिंग हो गई या कोई भी चीज़ हो गई तो उसकी वजह से एड हॉक भी बीच में चेंजेस होते हैं, और ये छोटी कंपनीज में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एड हॉक चेंजेस भी बीच में रैंडमली रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द 6 मंथ रीबैलेंसिंग, ठीक है, राइट। और फिर ऑब्वियसली पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन नॉर्म्स वगैरह जो सेबी के हैं उसके बेसिस पे भी दे आर स्क्रीन्ड, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे वो स्क्रीनिंग इनकी होती है। अब ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिसेंट चेंज हुए हैं जो अगस्त में, मतलब 31 जुलाई के डेटा के बेसिस पे जो स्टॉक्स गए और स्टॉक्स आए। तो ये जो स्टॉक्स हैं राइट में, राइट, तो ये सब स्टॉक्स जो हैं ये हमारे गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे एक्सो नोबल गया, जीवन स्मॉल फाइनेंस, अब ये या तो निफ्टी 500 में चले गए होंगे, आलोक इंडस्ट्रीज है, सिरमा तो काफ़ी बड़ी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है, राइट। वो तो EMS है, हमने एनालिसिस भी किया है। VST इंडस्ट्रीज़ भी अभी अच्छा ग्रो किया था, स्पेशली दमानी जी ने, राधाकृष्ण दमानी जी ने इन्वेस्ट किया है इसमें। सिम्फनी हैज़ डन वेल, ठीक है। तो ये सब कंपनीज थी पहले इसमें, बट ये सब कंपनीज अभी अगस्त की रीबैलेंसिंग में आउट हो गई हैं। तो मोस्टली जो मुझे देख के लग रहा है, आई एम नॉट, ये सारी कंपनीज मुझे पता नहीं है, बट मोस्टली जो कंपनीज आई थिंक आर नाउ पार्ट ऑफ निफ्टी 500, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से एग्जिट हुआ। अब यहाँ एंटर कौन कौन से हुए उसकी जगह, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, GHSCL हो गया, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, IAA, या वहाँ से एग्जिट हुए होंगे या तो निफ्टी 500 से या नए आए होंगे। नोसिल है, तो ये सब कंपनीज, ऑब्वियसली लॉट ऑफ कंपनीज आई हैव नॉट हर्ड, एंड मे बी यू गाइज might not have heard as well because they are much smaller companies, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो हमने कभी सुनी नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज वे आर वेरी स्मॉल। तो ये इतने 10 चेंजेस हुए रिसेंटली, तो ये 10 कंपनीज आई, दीज आर इन एंड दिस इज आउट, ठीक है। तो इस तरह से एवरी 6 मंथ देयर मस्ट बी लॉट ऑफ चेंजेस विच हैपन्स इन दिस इंडेक्स, क्योंकि 250 स्टॉक है एक तो, ठीक है। करंटली इसके टॉप 10 इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, तो वो मैं बेसिकली आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि सिर्फ 1.33% का ही टॉप होल्डिंग है। तो 250 स्टॉक हैं, तो जो सबसे बड़ा जिसका होल्डिंग है वो सिर्फ 1.33% ही है। तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है उस चीज़ पे, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो रामाकृष्ण फोर्जिंग जो है ये सबसे बड़ा इस टाइम का इंडेक्स का फंड है। अगेन मेरे को कुछ पता नहीं है। टीटागढ़ नाम सुना है बट अगेन आई डोंट नो मच। कर्नाटका बैंक ऑल्सो आई हैव हर्ड नेम, थोड़ा बहुत काफ़ी पहले एनालिसिस भी हुआ था, बट अगेन 1.32। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स भी एनालिसिस थोड़ा बहुत किया है मैंने, 1.31। रेलिग्रेर आई डोंट नो। जयप्रकाश पावर वेंचर्स, रिलायंस पावर भी है 1.17%। तो डर लगता है, राइट, ये सब स्टॉक्स के नाम सुन के। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के 1.16 हैं। अगेन तमिलनाडु मर्केंटाइल 1.0, साउथ इंडियन बैंक है 1.0। इस तरह से इसका करंट टॉप होल्डिंग है 10, ठीक है। एंड यू कैन सी, अगर आपको जाना है तो फंडोमीटर में तो पूरा लिस्ट है। अगर आप फंडोमीटर के सब्सक्राइबर हैं तो 250 स्टॉक की लिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये टॉप 10 इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं। सेक्टर अभी कैसा एलोकेशन है, तो कैपिटल गुड्स का 21% है सबसे ज़्यादा, तो स्मॉल माइक्रो कैप में 21% है। फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ 12% है। अभी काफ़ी डिफरेंस है, राइट। अगर आप निफ्टी 500 में देखोगे, निफ्टी 100 में देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज मोस्टली 20-25-30% का एलोकेशन रहता है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज कम है, कैपिटल गुड्स ज़्यादा है। हेल्थ केयर में अगर हम कंस्ट्रक्शन है, केमिकल 6.75% है, तो ये सब है, और बाकी अदर्स 28.8%। दिस इज हाउ द करंट एसेट एलोकेशन ऑफ द ओवरऑल इंडेक्स इज। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमें सब में, इन सबका इंटरेस्ट उसी में है, और ये रिटर्न्स जो है 31 दिसंबर तक की लिए हैं मैंने, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 67.4% रिटर्न, तो मतलब ट्रेलिंग रिटर्न से तो ये लग रहा है कि बॉस क्या इंडेक्स है। अगर ये ट्रेलिंग रिटर्न्स कैसे हैं, ये
जो फंड हुआ है ना मोतीलाल ओसवाल, वो तो जुलाई में ही लॉन्च हुआ है, उससे पहले तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास इन्वेस्ट करने का। बट ये इंडेक्स तो पुराना है ना, तो अब निफ्टी से ये डेटा लिया गया है। अब मैंने ये कंपेयर किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के साथ, ठीक है, एंड निफ्टी 50 के साथ भी कंपेयर किया। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने 21% रिटर्न दिए, निफ्टी स्मॉल कैप ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए 49, बट इसने 67 दिए। 3 ईयर्स में भी 48% कैगर रिटर्न्स, इसके 33.3, इसके 17, 5 ईयर में 20, तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अगेन 10 ईयर में भी अच्छा खासा इसका अल्फा है, ठीक है। और हमें समझ आएगा अभी हम जब कैलेंडर रिटर्न्स देखेंगे, बट मतलब ये तो है कि इसने फंड ने या इस इंडेक्स ने बेसिकली बहुत ही अच्छे हिस्टोरिकली रिटर्न्स और अच्छे से बीट किया है। और बट वी आर टॉकिंग दिस इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल साइकिल ऑफ माइक्रो कैप या स्मॉल कैप राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स के रिटर्न हमें कब देख रहे हैं हम, एकदम पीक ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप रैली या, ठीक है, माइक्रो कैप, तो वो भी समझना है, इसीलिए सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। तो इसलिए कैलेंडर रिटर्न्स थोड़ा सा हमें शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा चीज़ों की, ठीक है। तो 2023 में अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं इस इंडेक्स ने, 67.4, इसने भी 49% दिए, इसने 21% दिए। 2022 में यही चीज़ देखें तो इसने तब भी एक्चुअली स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न दिए। इट वॉज पॉजिटिव 9.7, एक्चुअली तीनों से बेटर दिए, और स्मॉल कैप वॉज एक्चुअली नेगेटिव था 2022 में, और निफ्टी 50 वॉज 5.7%। अगर हम 2021 में चले जाते हैं तो अगेन वेरी वेरी बिग स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप रैली थी ना 2021 में, तो ये 63% रिटर्न थे, और इसका 77.9, इंडेक्स वॉज दिस निफ्टी 50। 2020 में भी स्मॉल कैप की अच्छी रैली हुई थी, 26.5, 38.4 बेटर, जब भी। तो लास्ट 4 साल से कंसिस्टेंटली इस इंडेक्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स को नॉट जस्ट बीट, हैंडसमली बीट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव बेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है, बट नेगेटिव भी बात करेंगे, ठीक है। बट 2019 अगर हम देखें तो डर लग रहा है, ठीक है, कि भाई इंडेक्स स्मॉल कैप ने -7, इसने -23.5, तो ये चीज़ अगर वोलेटिलिटी आप समझेंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। -23.5%, और निफ्टी 50 ने 13%, तो निफ्टी 50 तो बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ठीक किया, 13% रिटर्न दिए। स्मॉल कैप ने -7 और इसने -23.5, तो ये चीज़ यू शुड एक्सपेक्ट एनी टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अगेन 2018 में भी ऐसा ही हुआ है 27.1, बट अगेन स्मॉल कैप का भी खराब था उस टाइम, ठीक है। और निफ्टी 50 4.6, तो 50-50 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो हम ये वॉलेटिलिटी के थ्रू, और लगातार 2 साल की वॉलेटिलिटी, यहाँ -27, यहाँ -23, समझ रहे हैं आप, राइट। यहाँ -27% रिटर्न है, उसके बाद फिर 23% और डाउन। तो अगर यहाँ पर आपका 100 रुपये लगा था तो यहाँ 73, फिर उसके बाद 23% मोर डाउन है आप, राइट। तो मतलब आप ये समझिए कि आपकी जो कैपिटल यहाँ थी 2017 में, वो 50% गिर चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। 50 मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50 to 53% आपकी कैपिटल, मतलब 47-48% आपकी कैपिटल इरोड हो चुकी है इन 2 सालों में। ये चीज़ समझनी है हमें, ये चीज़ आप कई बार लोग नहीं समझते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, कि ये रिस्क है इस फंड में कि 50% डाउन हो आप, लेकिन जो निफ्टी 50 है वो पॉजिटिव है दोनों साल। तो इस वोलेटिलिटी, वो 2 साल, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिग टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। बट उससे पहले 2017 में अगेन स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप रैली, तो उसने अगेन बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 2016 में भी ओके था रिटर्न, 2015-14 तो अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रैलीज इट हैज़ गिवन। बट ये 2 साल हमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कि हमें समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कैलेंडर रिटर्न से आपको समझ आ गया कि वोलेटिलिटी कैसी है, बट फंड हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल एंड मच बेटर देन स्मॉल कैप इंडेक्स, ये क्लियर है फ्रॉम स्मॉल कैप। अगर हम कैलेंडर रिटर्न देखें, इवन ट्रेलिंग रिटर्न देखें, ठीक है। अब हम रोलिंग रिटर्न देखते हैं, तो रोलिंग रिटर्न भी ऑफकोर्स हमें वैसे ही समझ आएंगे। 3 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस -22% रिटर्न, 3 साल होल्ड किया, सबसे खराब -22% भी जा सकते हो, ठीक है। स्मॉल कैप -18, निफ्टी 50 सिर्फ -1.8, 3 साल अगर होल्ड किया निफ्टी 50, सबसे खराब परफॉर्मेंस -1.28। हाईएस्ट 60% रिटर्न दिए हैं इसने, 27 दिए हैं इसने, 42% रिटर्न दिए हैं, तो ऑफकोर्स हाईएस्ट भी ज़्यादा है। प्रॉबिलिटी लो ये है कि आप अगर 3 साल होल्ड करते हो उसको, तो नेगेटिव में भी रिटर्न आ सकते हैं। 5 ईयर में भी नेगेटिव -5 है इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस, लेकिन हाईएस्ट बेटर है ऑफकोर्स। 7 ईयर में ये फंड ने काफ़ी अच्छा, अगर आपका 7 ईयर होराइजन है तो मतलब ये 13% रिटर्न दिए हैं इसने, तो विच इज़ वेरी गुड ओवरऑल, ठीक है। 22.3% का हाईएस्ट है।
तो मिनिमम 7 ईयर्स का तो होराइजन बेसिकली होना ही चाहिए। तो बेसिकली जो स्मॉल कैप का होराइजन हम बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होकर ये बोलते हैं कि 10% 10 ईयर प्लस का होराइजन इस टाइप के फंड्स का होना चाहिए। अब हम रिस्क को देखते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ समझनी है कि कितना, तो अगेन वही ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड ही है कि ज़्यादा रिस्क होगा ही, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हायर देन स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट। तो स्मॉल कैप से ज़्यादा हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सेम इज बीटा, राइट, बीटा इज ऑल्सो हायर, राइट। तो टिपिकली 1.1 1.15 के बीच में बीटा रहता है। अल्फा विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी 250 कंसिस्टेंटली उसने किया है, स्पेशली अगर हम 2021-22 में नहीं कर पाया था, बट अगेन टिपिकली बहुत ही अच्छा उसने अल्फा क्रिएट किया है। पी रेशियो अगेन मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रेलेवेंट पैरामीटर नहीं है स्पेशली फॉर इस टाइप की कंपनीज़ के लिए, बट स्टिल थोड़ा हाई है, ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस फंड इज़। तो समरी वाइज क्या होना चाहिए। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए कि इसमें अभी एक ही फंड है जो इसमें कर रहा है काम। जुलाई में जैसे मैंने बोला कि वो स्टार्ट हुआ था, 573 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है करंटली। अब जैसे जैसे इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, राइट, तो उसमें ये भी चीज़ समझनी है कि टिपिकली दीज स्टॉक्स हैव ए वेरी वेरी लो वॉल्यूम, राइट। ये स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, बाइंग सेलिंग ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनीज हैं ये, राइट। इम्पैक्ट कॉस्ट की इसलिए बात भी हो रही थी, राइट। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है कि जैसे जैसे ये AUM बढ़ेगा, आई एम टेलिंग यू, इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट होगा फॉर मोतीलाल ओसवाल टू मैनेज दिस। तो वो टिपिकली हो सकता है कि आफ्टर अ सर्टेन एसेट अंडर मैनेजमेंट ये स्टॉप ही कर दें उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट लेना, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है कि इसमें वॉल्यूम का चक्कर है। इवन दो ये इंडेक्स फंड है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट्स काफ़ी ख़राब हों, राइट, सेलिंग हो रही हो ज़बरदस्त, तो आप उस टाइम अगर सेल करना चाहें तो फंड हाउस जो है वो मतलब पॉसिबिलिटी है कि उसको उस टाइम सेल ना कर पाए और आपको बोल दे कि भाई ये अभी तो सेल नहीं हो रहा, ठीक है, तो वी विल हैव स्टॉप्ड एनी रिडेम्पशन इन इट एंड आफ्टर सम टाइम वी विल डू रिडेम्पशंस। ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उनको भी तो दे हैव टू सेल द स्टॉक्स टू गिव यू, राइट। थोड़ा बहुत कैश मैनेज कर रहे होंगे, आई एम श्योर, थोड़ा बहुत कैश एलोकेशन इनके पास होगा, तो बट वो चीज़ हमें समझनी है। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 0.35% का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान पे, ऑलमोस्ट 1% का है ऑन द रेगुलर प्लान, बट अगेन इट्स अ टफ इंडस्ट्री मतलब सेक्टर और इट्स कंपनीज टू हैव और सब बाइंग और सेलिंग जो, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसका हायर रहना ही है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स का या स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स का, तो इसका हायर ही रहना है और वो उतना उनका उस थॉट प्रोसेस से है। 0.35-0.36% जहाँ तक मुझे याद है ऑन द डायरेक्ट प्लान इनका है, विच आई थिंक इज़ प्रेटी फेयर आस्क फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नंबर्स हमने देखे तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो अगेन रिस्क भी आपको समझना है, इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्की फंड। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कैपिटल हमें इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, बट इफ़ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़, 2 साल का 50-60% अपना कैपिटल इरोड होते हुए देख सकते हो, राइट, तो वो चीज़ आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मनी यू कैन इन्वेस्ट सम अमाउंट एज आई सेड, बट डोंट डू दैट टू मच इन दिस फंड, राइट, टू अंडरस्टैंड द रिस्क, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू वो बहुत ज़्यादा लगता है देख के, हिस्टोरिकली लगता है कि अच्छा वापस रिकवर भी तो हो गया, अच्छे रिटर्न भी तो दिए, बट जब वो हो रहा होता है ना तब वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम मैनेज करना अपना बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वेरी मतलब वन ऑफ द हाइएस्ट रिस्क इंडेक्स फंड है आई थिंक इन द मार्केट टुडे, and we should understand from that perspective. Minimum 10-year horizon I would say definitely if you are investing, but don't take, again in that also don't take a very very high allocation. अगर just एक thumb rule मेरे को लगता है कि don't take more than like 10% max of your overall net worth in this, even 5% I think I should say, but उतना maximum if you are a very very high risk investor. That is what I have on this. I hope आपको अच्छा लगा. Do like the video और comment section पे अगर कुछ comments हैं तो वो ज़रूर लिखिए और please अपने family और friends को ज़रूर share कीजिए who have these kind of questions. Have a great time ahead दोस्तों. जय हिंद.